दिल्ली के बारे में यह मान्यता है कि यह शहर कई बार बसा और कई बार उजड़ा। हर बार यहाँ के शासकों ने इसकी सुरक्षा के लिए एक नए किले का निर्माण किया। दिल्ली में अनेक किले और उनके खंडर देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ पुराने किले से भी ज़्यादा पुराने समझे जाते हैं, पर फिर भी इसकी बात निराली है। आज जो भवन हमें इस अहाते में देखने को मिलते हैं, उनमें अधिकांश का निर्माण शेर शाह सूरी के काल में किया गया, लगभग 450 साल पहले। मगर तब भी इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थिति बहुत ऐतिहासिक महत्व की है। यहाँ खुदाई में कुछ ऐसा सामान प्राप्त हुआ है जिससे इस धारणा की पुष्टि हुई है कि महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ नगरी का वर्णन मिलता है वह यहीं कहीं बसी थी। कालिंजर और चुनार के किलों को फतेह करने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम की एक नई राजधानी की नींव डाली। इतिहासकारों का मानना है कि उसने ये काम इसी जगह शुरू किया जहां आज पुराने किले के खंडहर नजर आते हैं। कुछ ही समय बाद अफगान शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया और दिल्ली छोड़ भागने को विवश किया। कहा जाता है कि उसने हुमायूं के बनाए भवनों को गिरा डाला और यहां नए सिरे से एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण पूरा करने के पहले ही शेर शाह का निधन हो गया। इसका निर्माण बाद में हुमायूं ने ही किया। Antiquity of this place goes back to Mahabharata period. It is not only in ancient literature, it is Sanskrit literature what we get, the reference of Indrapath, but even in Persian literature also, we have the reference about this place, particular place as Indrapath. And Indrapath was one of those 5 places which Pandavas had wanted. Indrapath, Tilpat, Bagpat, Sonipat and this area also. So on the basis of the archaeological excavations, earlier Hastinapura, the scene of the fight was excavated. There at the lower bottom, we got a pottery known as PGW, that is painted graveware pottery. That is known as Mahabharat pottery. And the same pottery has been excavated from this place also, which confirms the authenticity of the Persian literature also and also the Sanskrit literature also. यहाँ की गई खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें महाभारत कालीन माना जाता है। महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ यहीं कहीं बसा था। लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ एक बस्ती थी। मिट्टी और चीनी के बर्तन यह बतलाते हैं कि शेर शाह और हुमायूं ने जहां इस किले का निर्माण कराया, वह स्थान कितनी प्राचीन सभ्यताओं का पालना रहा है। When the excavation was conducted, so we have got right from the Mauryan period up to Mughal period, there is a continuous cultural sequence without any kind of break. This kind of getting a site without any break in between, that is something very unusual. That means after the Mahabharata period, habitation started there right from the Mauryan period, and through Sung, Kushan and continuously up to medieval period, there was a continuous inhabitation in that area. So that way it is historically very important for us. फिरोज शाह, तुगलकाबाद और सीरी के किलों ने अपने अपने समय में महत्वपूर्ण सामरिक भूमिका निभाई, पर 16वीं सदी के मध्य तक ये खस्ता हाल हो चुके थे और एक नए मजबूत किले की जरूरत महसूस होने लगी थी। Whatever Mughal cities we have, we can divide them into 2 particular categories. One was the Jahanpana, where the king Humayun, or it was Sher Shah, they used to live. They used to live in this fortified area. But the general public, they were living just outside the city in the whole area known as Dinpana, right from Humayun's tomb up to that Firoz Shah Kotla. That was the 5th city of Delhi. अलाउद्दीन खिलजी ने जिस शहर को बसाया था, वह आज पूरी तरह खाक में मिल चुका है।
नगरीकरण और विकास के नाम पर पुराने भवन बड़ी बेदर्दी से तोड़ डाले गए और उनकी जगह बदशक्ल इमारतें कुकुरमुत्तों की तरह उग आई हैं। 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन के अवसर पर इस इलाके की तबाही बड़ी बेरहमी से हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला तामील किया जिसको किले सिरी कहा है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, जो 13वीं सेंचुरी का हिस्टोरियन है, और लिखा है कि बहुत बड़ा किला अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर किया और इतना महफूज था कि जब मंगोलों का अटैक दिल्ली पे हुआ तो मंगोल सिरी के फोर्ट में दाखिल नहीं हो सके। तुगलकाबाद का किला सल्तनत काल में वो पहला प्रयोग था जिसमें पूरे के पूरे शहर की किलेबंदी का प्रयास किया गया था। जब पुराने किले का निर्माण आरंभ हुआ तो निश्चय ही दिल्ली के इन पुराने किलों ने उसके निर्माताओं को प्रेरणा दी और उनसे बेहतर, ज्यादा बुलंद किला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक और किले का निर्माण इसलिए भी जरूरी हुआ कि पानीपत की लड़ाई ने यह बात साफ कर दी थी कि तोप खाने के आविष्कार के बाद अब हमलावर का मुकाबला करने के लिए नई तरह की किलेबंदी जरूरी है। मिडीवल पीरियड में सेंट्रल एशिया और दूसरी जगहों पे भी हमें फोर्टिफाइड टाउन्स की ट्रेडिशन मिलती है। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान है जिसने तुगलकाबाद में फोर्टिफाइड टाउन भी तुगलकाबाद फोर्ट की बैक में बनाया ताकि अगर कोई अटैक हो तो पब्लिक को भी पूरा प्रोटेक्शन दिया जा सके। फिरोज शाह कोटला का किला आज बिल्कुल खंडहर हो चुका है। अशोक की लाट जो यहां लाकर स्थापित की गई है, दूर से नजर आती है। उस शहर फिरोजाबाद का कहीं भी नामो निशान नहीं बचा है जिसे तुगलक सुल्तान ने अपना नाम दिया था। जब फिरोज शाह कोटला बन रहा था तो 14 गांव एक्वायर किए गए थे। उन 14 गांव में एक गांव का नाम इंद्रपथ भी है और इंद्रपथ वो नाम है जो कि महाभारत का नाम है। तो कोई ताल्लुक तो मुझे कोई ना कुछ इस इंद्रपथ नाम की वजह से दिखाई देते हैं। आज भी ये इलाका इंद्रपथ के नाम से मशहूर है और उसी हिसाब से हम जानते हैं। पुराना किला एक ऐसा दुर्ग है जिसकी रक्षा मलबे और पत्थरों से बनी 20 मीटर ऊंची और 15 मीटर चौड़ी दीवार करती है। यह दीवार जमीन की सतह पर चौड़ी और ऊपर की ओर क्रमशः सकरी होती जाती है। हमलावर का मुकाबला करने के लिए इस दीवार पर बाहर की ओर 2 तलों पर मंडप बने हैं। किला गुजरे जमाने में यमुना नदी के किनारे बना था और इसकी चारों ओर बनी खाई को पानी से भरने के लिए गहरी नहरें तब इसे यमुना से जोड़ती थीं। शेरशाह का नाम इस किले के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। उसने अपनी जिंदगी एक अदना सिपाही के रूप में शुरू की थी। अपनी बहादुरी और कड़ी मेहनत के बूते पर ही वह सुल्तान बना। वह जिंदगी की असलियत जानता था और गरीब रियाया के दुख सुख अच्छी तरह समझता था। शेरशाह की शख्सियत की सादगी और मजबूती इस किले में हर जगह झलकती है। उसका भी एक ख्वाब ये था कि वो भी एक बड़ा हिंदुस्तान बनाए और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हिंदुस्तान के, इनको ख़त्म कर दे। अब तक जो डिपेंडेंस थी मुल्क की या सल्तनत की, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे थी। उसने दूसरा ऑप्शन ट्रेड का तलाश किया और उसके लिए उसने रोड्स बनाने की कोशिश की और जो ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनाई। इकोनॉमी का डेवलपमेंट का दूसरा ज़रिया जो है वो ट्रेड है। ये उसके फारसाइटेडनेस की दलील है, इसलिए कि अब तक किसी भी सुल्तान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और यही पिकअप किया फिर अकबर ने
कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया और फिर ट्रेड को स्ट्रॉन्ग किया। शेरशाह वो पहला और आखिरी बादशाह था जिसने इस किले में रहते हिंदुस्तान की सल्तनत बखूबी चलाई। पेशावर को पटना से जोड़ने वाले राजपथ का निर्माण कर उसने यातायात सुधारा और जनता के कल्याण के लिए भूमि सुधार लागू किए। वह कुशल प्रशासक था और उसने सामंती भ्रष्टाचार पर बड़े हद तक काबू किया। Sher Shah historically revived the Afghan rule in India. His rule can be termed as the second Afghan rule, the first Afghan rule being that of the Lodhis. And that's why he is praised by many Afghan historians or historians of Afghan orientation, that he was the one who revived the glory of the Afghan Sultanate. शेर शाह दरवाजा किले के दूसरे द्वारों से अलग खैरुल मंजिल मस्जिद के पास बना है। दरवाजे की सजावट खूबसूरत अमूर्त डिजाइनों, रंगीन टाइलों के कुशल इस्तेमाल से की गई है। अलंकरण के लिए इस्लामी और हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल एक साथ किया गया है। दरवाजा बहुमंजिला है और ऐसा जान पड़ता है कि शेर शाह के शासन काल में यही किले का मुख्य द्वार था। जो सूर आर्किटेक्चर है उसमें भी रफनेस है, रिफाइनमेंट नहीं है सूर आर्किटेक्चर में, इसलिए कि वो भी शेरशाह सूरी की जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। खैरुल मंजिल मस्जिद किले में बने सबसे पुराने भवनों में एक है, जिसका निर्माण दूसरी इमारतों से फर्क शैली में किया गया है। इसके नाम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ भवन। इसका निर्माण अकबर की धाई मां महामंगा ने करवाया था। भले ही इसे शेर शाह ने बनवाया ना हो, ऐसा जान पड़ता है कि उसने इसकी मरम्मत और सजावट करवाई। बहुत सारे भव्य भवन भले ही वह ना बनवा सका हो, तब भी एक महान साम्राज्य की स्थापना का सपना देखने के लिए आज भी याद किया जाता है शेर शाह। कम टाइम में जो इमारतें बनी उसका सीमेंटिंग मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये उस पीरियड की पॉलिटिकल और एकेडमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है कि शेरशाह कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर और जो उसके लोकल चीफ्टेन्स है और उनसे जो झगड़े चल रहे हैं वो आर्किटेक्चर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। किलाए कुन्हा मस्जिद अपने नाम को सार्थक करती किले के एक कोने में बनी है। शेर शाह के बनवाए भवनों में यह मस्जिद ही बची रही है। यह एक बेहद खूबसूरत इमारत है और इसकी निर्माण शैली दिल्ली की दूसरी मस्जिदों से काफी भिन्न है। इसकी सजावट संगमरमर और दूसरे रंगीन कीमती पत्थरों की पच्चीकारी से की गई है। बिल्कुल ऊपर एक गवाक्ष है। दूसरी मेहराबें भी इस तरह सजाई गई हैं, भले ही उनका अलंकरण इतना बारीक नहीं। इसका निर्माण शेरशाह ने उतने ही मनोयोग से करवाया जिससे उसने दूरदर्शी जनहितकारी प्रशासनिक सुधार लागू किए थे। In a short span of time, something like 4 to 5 years, he was able to introduce a whole range of institutions and policies which served as
a blueprint for Mughal administration. And Abul Fazl, who is the official historian of Akbar and his empire, always acknowledges, even though he doesn't call him Sher Shah, calls him Sher Khan, acknowledges that this was a measure or this was a policy which was first started by Sher Shah, and His Majesty has inherited this and of course perfected this. अपने शासन के शुरू के दौर में शेर शाह को इस बात की जरा भी फुर्सत ना थी कि वह किले के अहाते में आरामदेह महल या दूसरी खूबसूरत इमारतें बनाने की बात सोच भी सके। जब उसे कुछ फुर्सत मिली तब उसने किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसकी बनावट और सजावट किसी आकर्षक महल से कम नहीं। पर्सी ब्राउन का मानना था कि यह इमारत भारतीय स्थापत्य का एक चमकता हीरा है। इस मस्जिद के अहाते में खड़े बरबस इस बात का एहसास होता है कि शेर शाह की सोच कितनी व्यापक और विविधता को एकता में समेटने वाली थी। इसी सोच के दर्शन उसके समस्त राजनैतिक क्रियाकलाप में होते हैं। He was able to create a confederacy of disparate Afghan tribes and clans, and through shrewd measures, acquiring one fort after another, and slowly and gradually he built a very formidable force which could match the strength of the Mughal army, and was able to defeat Humayun and establish his regime in 1540. And between 1540 and 1545, the few years of his rule were very eventful. किलाए कुन्हा मस्जिद के ऊपरी हिस्सों को देखकर लगता है कि हम विशुद्ध हिंदू शैली में बने किसी मंदिर में खड़े हैं, क्योंकि शेर शाह ने इस भवन का निर्माण बुनियाद से ही करवाया। ये नहीं कहा जा सकता कि ऊपरी मंजिल का हिस्सा किसी पुराने महल का अवशेष है। सच तो यह है कि हिंदू इस्लामी भवन निर्माण शैलियों का गंगा जमनी संगम शेर शाह ने ही आरंभ किया। इसी प्रवृत्ति को अकबर ने बेहिचक अपनाया और आगे बढ़ाया। दिल्ली के पुराने किले के साथ यादें जुड़ी हैं हुमायूं की। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था और उसके बाद मुग़ल सुल्तान बना, मगर उसके नसीब में हिंदुस्तान की बादशाहत लिखी नहीं थी। उसे शेर शाह सूर ने हराया और वह दिल्ली छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वह दिल्ली लौटा शेर शाह के देहांत के बाद और उसने अपनी विरासत वापस हासिल की, पर सुखचैन उसके नसीब में लिखा नहीं था। यहीं अपने पुस्तकालय में बैठकर वह अपने दिन बिताता था पसंदीदा किताबों के साथ। एक शाम नीम अंधेरे में उसने ठोकर खाई, वह सीढ़ियों पर लुढ़का और उसका देहांत हो गया। अंग्रेज़ इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने बिल्कुल ठीक कहा है, बदनसीब हुमायूं ज़िंदगी भर ठोकर खाता रहा और एक ठोकर खाकर ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। शेर मंडल एक अठकोना 2 मंजिला बुर्ज है जिसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। लाल पृष्ठभूमि पर सफेद पत्थर की पच्चीकारी से अमूर्त आकृतियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण शेर शाह ने आमोद प्रमोद के लिए किया था। बाद में हुमायूं ने इसे एक पुस्तकालय की शक्ल दे दी। दिल्ली में किलों की कमी नहीं थी जब हुमायूं आया। सलीमगढ़ का किला मौजूद था, फिरोज शाह कोटला मौजूद था, दौलताबाद का किला मौजूद था। तो ये सब की मौजूदगी में फिर एक किला बनाना कोई तुक नज़र नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि हर बादशाह अपनी शान चाहता है ताकि लोग उसको उन किलों के ज़रिए, उन महलों के ज़रिए याद रखें, इसलिए इसकी तामीर हुई। एक दफ़ा तामीर हो गई तो चंद बरस हुमायूं के इसी में रहा। जब अर्ली पीरियड था
अकबर का, तब भी यही किला इस्तेमाल होता रहा है। बड़ा दरवाजा नाम से मशहूर प्रवेश द्वार काफी भव्य और प्रभावशाली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण शेर शाह ने आरंभ किया, जिसे बाद में हुमायूं ने पूरा करवाया। दरवाजे के बुलंद बुर्जों पर तैनात सिपाही दूर तक दुश्मन पर निगरानी रख सकते थे। तलाकी दरवाजे का स्वरूप औपचारिक समारोह पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वागत द्वार सा लगता है। कहा जाता है कि इस द्वार को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि निर्माण के बाद ही किले के रखवालों ने इससे तरके ताल्लुकात कर लिए और इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। इन दरवाजों के साथ साथ परकोटे के अंदर की ओर सिपाहियों के लिए रिहायशी बैरकें बनाई गई थीं। खंडर बने हुमायूं दरवाजे का रुख चिड़ियाघर की तरफ है, जो आजकल बंद रहता है। हुमायूं काल तक किले के परकोटे के बाहर भी कई भवनों का निर्माण हो चुका था। तारीखी तौर पर इसको बहुत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आसपास आबादी इसकी बड़ी कायम हो गई थी। जब अकबर की हुकूमत कायम हुई, हुमायूं वापस आया, तो उनकी बेगमात और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब इसी इलाके में बन गए। और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन भी दूर नहीं थे, वो भी पास थे। हज़रत निज़ामुद्दीन की वजह से इस इलाके की समाजी हैसियत तो बहुत थी, लेकिन इसकी सियासी हैसियत बिल्कुल नहीं थी। पुराना किला जिस जगह बना है, इसके इर्द गिर्द कई पहुंचे सूफी संतों की दरगाहें हैं। किले की दीवार से लगी हुई मटका पीर की मजार है, जिसको यह नाम इसलिए दिया गया कि सूफी संत मिट्टी के घड़े का रूपक नश्वर मानव शरीर को मानते थे। यह भी संभव है कि बिना छुआछूत के भक्त एक ही मटके से पानी पिया करते थे। मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने वाले यहाँ मटके भी नजर कर जाते हैं। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में इस दरगाह की बड़ी मान्यता है। इस किले की एक दीवार छूती है चिड़ियाघर को, जहां आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति के सौंदर्य का, पशु पक्षियों का और पेड़ पौधों का। दूसरी ओर फैला है ये दुर्ग प्रगति मैदान तक, जहां लगती हैं अंतर्राष्ट्रीय नुमाइशें, जहां करता है प्रदर्शन हर वर्ष भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी क्षमता का। पुराना किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, एक जीता जागता रूपक है। एक ऐसा अनोखा पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, एक प्राचीन तो दूसरी अत्याधुनिक।